नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं अजय पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैनित एकेडमिक क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कूलाम के नियम के बारे में कि कूलाम का नियम क्या है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप के बारे में। मतलब सदिश रूप में हम कूलाम के नियम को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। विगत वर्षों में यूपी बोर्ड के एग्जाम में इस टॉपिक को कई बार पूछा गया है, तो ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से समझेंगे कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है क्या। सबसे पहले हम मानते हैं कि हमारे पास Q1 और Q2 दो एक ही चिन्ह के आवेश है। एक ही चिन्ह के आवेश से मतलब या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है या तो दोनों निगेटिव चार्ज है। हमारी बात की जाए इनकी स्थितियों की, तो हम मानते हैं कि Q1 का Q2 के सापेक्ष, मतलब इस Q1 का Q2 के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है, ये स्थिति सदिश है R12। R12 मतलब Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश है। इसी प्रकार Q2 का Q1 के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है, Q1 के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो है R21। ये इनकी स्थितियां हैं कि हमारे Q1 का Q2 के सापेक्ष, मतलब Q2 से हम Q1 की तरफ चले तो स्थिति सदिश है R12, और Q2 का Q1 के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो है R21। अब ये दोनों समान चिन्ह के आवेश है। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। मतलब हमारा जो Q1 है वो Q2 पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा बाहर की तरफ, और Q2 भी Q1 पर बल लगाएगा प्रतिकर्षण इधर बाहर की तरफ। अब हम Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाले बल को प्रदर्शित करें तो इस बल को हम मानते हैं F12, मतलब Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल, और Q2 पर Q1 जो बल लगा रहा है उसे हम मानते हैं F21। ये कंफर्म है डायग्राम कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, दोनों एक ही चिन्ह के हैं। Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश है वेक्टर R21, और Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश है वेक्टर R12। दोनों समान परिमाण समान चिन्ह के आवेश हैं, तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये Q2 हमारे Q1 पर बल लगाएगा प्रतिकर्षण, मतलब बाहर की तरफ, इसे हमने कहा है F12। Q1 हमारे Q2 पर बल लगाएगा प्रतिकर्षण, ये भी बाहर की तरफ, इसे हमने कहा है F12। तो इसे हम दर्शाएं, हम मान रहे हैं कि माना Q1 व Q2 एक ही चिन्ह के दो बिंदु आवेश हैं। Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश R12 तथा Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश R21 है।
अब हम ये देखेंगे कि जो बल हम आरोपित कर रहे हैं, मतलब हमारा Q1 जो Q2 पर लगा रहा है और Q2 जो Q1 पर लगा रहा है, इन बलों का डायरेक्शन क्या है? तो देखिए, जो Q1 ने Q2 पर बल लगाया है वो R21 के डायरेक्शन, और Q2 ने जो Q1 पर बल लगाया है वो R12 के डायरेक्शन। सदिश हमने 11th में पढ़ा है। अगर किसी सदिश के दिशा में किसी परिमाण के सदिश को हमें व्यक्त करना होता था, तो जिस सदिश के डायरेक्शन में हम चलते थे उस सदिश के एकांक सदिश का हम उपयोग करते थे। एकांक सदिश आपने पढ़ा है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए। इसका हमें यहां यूज करना है। पहले तो हम इन सदिशों को दर्शाएं। तो हमारा जो R12 है, ये R12 Q2 से Q1 की डायरेक्शन है, लेकिन जो R21 है वो Q1 से Q2 के डायरेक्शन में। ये Q1 और Q2 के बीच की दूरी बराबर है, मतलब R21 R12 के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। डायरेक्शन हमारे अपोजिट है, मतलब एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव हो। मतलब हमारा जो वेक्टर R12 है वो R21 के बराबर है, लेकिन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, निगेटिव। लेकिन परिमाण बराबर है, मतलब मॉड निकाल दे R12 का तो ये मॉड R21 के क्या है, बराबर है। भाई परिमाण दोनों के बराबर है, चाहे Q1 से Q2 तक जाइए और चाहे Q2 से Q1 तक आइए, दूरियां दोनों की बराबर है। लेकिन जब Q1 से Q2 की ओर चलेंगे या Q2 से Q1 की ओर चलेंगे तो डायरेक्शन बदल जाए। तो एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव। कंफर्म? अब हम एकांक सदिश की भी गणना कर ले। अगर हम R12 के एकांक सदिश की गणना, तो R12 का कैप बराबर, अभी हमने कहा ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए। तो ये हमारे R12 का कैप इज इक्वल टू वेक्टर R12 अपान मॉड वेक्टर R12। इसी प्रकार अगर R21 का कैप निकाले तो वेक्टर R21 अपान मॉड वेक्टर R21। अब अगर हम चर्चा करें, एक मिनट, चर्चा करें अगर हम, तो ये R21 का कैप इज इक्वल, अभी हमने कहा है कि R12 माइनस R21 के बराबर। ये हमारा यहाँ पे आइए, ये R12 का कैप इज इक्वल वेक्टर R12 माइनस वेक्टर R21 के बराबर है। लेकिन मॉड तो दोनों के बराबर है, मॉड बराबर है तो मॉड R12 को हम मॉड R21 लिख सकते हैं। ये R12 का कैप इज इक्वल, अगर माइनस का चिन्ह छोड़ दे तो ये वैल्यू हमारी किसकी है, R21 के कैप की। मतलब मिलता है कि R12 का कैप इज इक्वल टू माइनस का R21 का कैप। मतलब R12 का जो एकांक सदिश है वो R21 के एकांक सदिश के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। अब हम बलों की गणना करते हैं। बलों की गणना करें तो Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला वैद्युत बल Q1 पर Q2 में जो बल लगाया है वो क्या है, F12। कूलाम का नियम हमने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जो हमारे Q1 पर Q2 में बल लगाया उसका डायरेक्शन किसके है, R12 के डायरेक्शन में। R स्क्वायर चाहिए, मतलब दूरी का परिमाण चाहिए हमें केवल,
तो ये मॉड R12 का वर्ग, डायरेक्शन क्या है R12 का, तो R12 का क्या है भाई, सदिश है तो हमें डायरेक्शन दर्शाना पड़ेगा कि बल किस डायरेक्शन में लगा। तो Q1 पे जो बल लगा है वो किसके डायरेक्शन में, R12 के डायरेक्शन। अब Q2 पर Q1 द्वारा लगने वाला वैद्युत बल, तो Q1 ने जो Q2 पर बल लगाया है वो क्या है, F21। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो Q1 ने जो Q2 पर बल लगाया है वो किस डायरेक्शन में है, R21 के डायरेक्शन में है। परिमाण चाहिए हमें और डायरेक्शन क्या है, R21 का। अब थोड़ा सा हम चले तो हमने अभी क्या लिया है, तो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान मॉड R12 का स्क्वायर इंटू R12 का क्या। ये F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो देखिए ध्यान से, ये R12 का मॉड, हाँ गलती लिख दी। ये R12 का जो मॉड है वो R21 के मॉड के बराबर है। तो ये R12 के मॉड की जगह हम R21 का मॉड कर सकते हैं। ये R12 का जो कैप है वो माइनस R21 के कैप के बराबर है। तो ये हो गया माइनस का R21 का कैप। अब हम वैल्यू देखें तो F21 इज इक्वल, इस माइनस को हम आगे कर दें तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान मॉड R21 का वर्ग इंटू R21 का कैप। ये वैल्यू देखिए किसकी है, ये वैल्यू हमारी F21 की है। तो यहां से हमें मिलता क्या है कि जो हमारा F12 है ये माइनस के F21 के बराबर है। ये मिलता है हमें, मतलब पहले आवेश ने दूसरे आवेश पर जो बल लगाया है वो दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर लगने वाले बल के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट। और यही कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है। इस सदिश स्वरूप को सिद्ध करने के लिए हमें कूलाम के नियम का ज्ञात होना जरूरी है। हमने अपने पिछले वीडियो में कूलाम के नियम पर बड़े आसानी से डिस्कस कर रखा है। अगर आप कूलाम का नियम देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से कूलाम के नियम को समझ सकते। तो ये तो था साथियों कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। अब अगर हम आगे बढ़े तो अगला टॉपिक हमारा आता है कूलाम के नियम का महत्व। ये जाना जाए कि भाई कूलाम के नियम का महत्व क्या है। अगर हम चर्चा करें तो हमने कूलाम का नियम किस उपयोग के लिए पढ़ा था, ये आपको मालूम होगा कि कूलाम के नियम का उपयोग हमने किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की व्याख्या करने के लिए पढ़ा था। कूलाम का नियम हमें यह बताता है कि अगर हमारे पास दो आवेशित वस्तुएं हैं तो इन दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा। तो जो कूलाम का नियम है, ये कूलाम का नियम चाहे हमारे आवेश बहुत पास रखे हो चाहे हमारे आवेश बहुत दूर रखे हो, इन सबके बीच लगने वाले वैद्युत बल की व्याख्या करता है। मतलब हमारा जो कूलाम का नियम है वो बहुत अधिक दूरी से लेकर बहुत कम दूरी तक रखे आवेशित कणों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की व्याख्या करता है। हम जानते हैं कि हमारे हर परमाणु
आवेशित कण है। आवेशित कण है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन नाभिक में है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच भी वैद्युत बल कार्य कर रहा है और इसी वैद्युत बल के कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में वो हमारे परमाणु की संरचना करने में सक्षम। मतलब इनके मध्य लगने वाले, मतलब प्रोटॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले नाभिकीय बल की व्याख्या करने में भी हमारे कूलाम का नियम सक्षम। मतलब कूलाम के नियम का महत्व क्या है कि कूलाम का नियम बहुत बड़ी दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरियों तथा नाभिकीय दूरियों के लिए भी मान्य है। अतः इस नियम से न केवल आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बलों का ज्ञान होता है, बल्कि उन बलों की व्याख्या करने में भी सहायता मिलती है जिसके कारण किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ बंध कर परमाणु की रचना करते हैं। जैसा कि हम आप सभी विद्यार्थियों को शुरुआत से कहते चले आए कि इन रिकॉर्डेड वीडियो के साथ साथ आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक सॉलिड नोट्स बनाते चले। नोट्स बनाने के लिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके नोट्स बना सकते हैं। ये आपके नोट्स बनाने में आपकी सहायता है। तो ये तो है कि हमारे कूलाम के नियम का महत्व क्या है। अब कूलाम के नियम के महत्व के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक आता है वैद्युत बलों की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। मतलब अब हमें कंपैरिजन करना है कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में डिफरेंस क्या है। तो अभी हमने पढ़ा कि भाई वैद्युत बल कार्य करता है आवेशित वस्तुओं के बीच, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उन वस्तुओं के बीच कार्य करेगा जिनमें द्रव्यमान नहीं, जिनमें क्या है, द्रव्यमान नहीं। मतलब वैद्युत बल वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा पर डिपेंड करता है कि जो वस्तु है उस वस्तु पर आवेश की मात्रा कितनी। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल इस बात पर डिपेंड करता है कि उन वस्तुओं का द्रव्यमान कितना है। मतलब पहला डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस है कि वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान की मात्रा पर निर्भर करता है। द्रव्यमान की मात्रा पर निर्भर कर। अब दूसरा डिफरेंस देखिए, तो भाई जो गुरुत्वाकर्षण बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल रहेगा। गुरुत्वाकर्षण बल में आपने पढ़ा भी है कि प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने के लिए जो बल लगाती है वो गुरुत्वाकर्षण। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा एक आकर्षण बल है, लेकिन जो वैद्युत बल है, ये वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, क्योंकि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो दूसरा डिफरेंस समझ लिए कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव एक आकर्षण बल होता है, जबकि
वैद्युत बल आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब चर्चा करेंगे तीसरा डिफरेंस क्या है। हमने जो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। और जो वैद्युत बल का फॉर्मूला हमने पढ़ा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस गुरुत्वाकर्षण बल के फॉर्मूले कहीं ये मेंशन नहीं है कि जिन दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा उन वस्तुओं के बीच का माध्यम कैसा है, लेकिन वैद्युत बल में ये मेंशन है कि जिन दो आवेशों के बीच वैद्युत बल कार्य करेगा उनके बीच का माध्यम कैसा होना चाहिए। इस फॉर्मूले में जो हमने के लिखा है, ये के हमारे माध्यम के परावैद्युतांक को बता रहा है कि माध्यम का परावैद्युतांक अगर बदला तो वैद्युत बल क्या होगा, बदलेगा। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जो वैद्युत बल है ये माध्यम पर निर्भर करता है। तो तीसरा डिफरेंस क्या मिलता है, तीसरा डिफरेंस हमें मिलता है कि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जबकि वैद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। अब बात करें चौथे डिफरेंस की कि भाई चौथा डिफरेंस क्या है। तो जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, इस गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में हमारा वैद्युत बल बहुत प्रबल बल है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में वैद्युत बल बहुत प्रबल है। अगर हम कंपैरिजन करें कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 की घात 43 गुना बड़ा है। अब 10 की घात 43 में कितने जीरो हैं ये आप काउंट करते रह जाए। मतलब जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत बड़ा है। अगर यही हम प्रोटॉनों के बीच देखें कि दो प्रोटॉनों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक है, तो भाई प्रोटॉनों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल उन्हीं प्रोटॉनों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 की घात 36 गुना बड़ा है। मतलब वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत प्रबल। तो चौथा डिफरेंस कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत प्रबल बल है। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से
10⁻36 गुना तथा दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻43 गुना होता है। ये डिफरेंस है हमारे वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।